और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं तुम्हारा साउंड। ठीक है, साउंड का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए इसमें एक चीज़ हम लोगों का थोड़ा छूट गया था, उसको कवर कर लेते हैं। सेकंड्स पेंडुलम। क्या छूट गया था हमारा? सेकंड्स पेंडुलम। तो देखिए सेकंड्स पेंडुलम जो है हमारे पास, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए सेकंड्स पेंडुलम में आपसे 2 बातें ही पूछेगा, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलेगा। पहली चीज़ पूछेगा कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेकंड्स पेंडुलम का मतलब ये होता है कि आपकी वॉच में जब ये अपना एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी एक हाफ ऑसिलेशन करेगा, तो आपकी सेकेंड वाली जो हैंड क्लॉक होती है उसको 1 सेकेंड एनहांस करता है। ठीक है, 1 सेकेंड आगे बढ़ा देगा। फिर जब दोबारा अपना हाफ कंप्लीट करेगा तो वो 1 सेकेंड और बढ़ा देगा। तो यानी सेकंड्स पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में आपकी घड़ी के टाइम को 2 सेकेंड एनहांस करता है। कितना करता है? 2 सेकेंड। तो कितना टाइम पीरियड हुआ इसका? 2 सेकेंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सेकेंड्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सेकेंड्स में ही एनहांस कर रहा है, मिनट या आवर में नहीं करता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, इट्स टाइम पीरियड, its time period is 2 सेकेंड। कितना टाइम पीरियड होता है? 2 सेकेंड। दूसरी चीज, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये किसका टाइम पीरियड होता है? किसी भी पेंडुलम का। किसी भी पेंडुलम का अगर ये हो रहा है तो ऐसा होगा। अब देखिए, तो लेंथ एल इज इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 1 मीटर फॉर सेकेंड्स पेंडुलम। यानी सेकेंड्स पेंडुलम के लिए क्या होगा? आपकी जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी बात है वो ये पूछेगा तुमसे कि अगर हम ऊंचाई पे जाएं, देखिए अगर हम नोट कर करके कुछ बातें हम लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए पहली चीज, if pendulum watch is dropped, इसका टाइम पीरियड पूछेगा तुमसे। क्या पूछेगा? टाइम पीरियड। जब ड्रॉप्ड हो जाएगा तो याद रखिएगा जी नेट जो होगा, जी नेट वो कितना हो जाएगा? 0। तो आपका ये जो टाइम पीरियड होता है इसका वो कहां पहुंच जाता है? इन्फिनिटी। तो वॉच क्या हो जाएगी? स्टॉप। क्या हो जाएगी? वॉच इज स्टॉप। वॉच इज स्टॉप। अब एक और चीज पूछेगा, सेम हैपन, ध्यान रखिएगा, सेम हैपन या हैपनिंग इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट में भी यही होगा। टाइम पीरियड कितना होता है पेंडुलम का? इंफिनिटी। अभी हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, सेकंड्स पेंडुलम नहीं। दूसरी बात, इफ वी मूव above एंड, या और ही लिख लेते हैं, above और inside the earth surface, value of g is decreases. Therefore time period increases. टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा? वॉच इज स्लो। वॉच क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखो एक और चीज समझते हैं। फॉर मेटल पेंडुलम, अगर हम मेटल पेंडुलम की बात करें तो देखिए पहली चीज, इन हॉट डेज expansion
is occur in the pendulum rod। तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीजेस। सोचो भाई, अगर लेंथ बढ़ रही है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? इंक्रीजेस। तो वॉच क्या हो जाएगी? तो वॉच बिकम स्लो। वॉच क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, इन कोल्ड डेज कॉन्ट्रैक्शन is occur in the pendulum rod। तो क्या होगा? टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है। अब टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा? जल्दी जल्दी घूमेगी वॉच, तो क्या हो जाएगी? फास्ट। तो वॉच बिकम फास्ट। तो वॉच क्या हो जाएगी? बताओ, फास्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा एनालिसिस है, इनको थोड़ा याद रखिएगा, कभी आपको क्वेश्चन मिल सकता है इन पे। तो ये है। चलिए, तो अब हम इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस करा दिए थे उसके अंदर, मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। अब उससे आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग के पास, इनको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक, तो साउंड से मोस्टली आपको एक या दो ही सवाल मिलता है। मोस्ट मेजोरिटी में देखा गया है तो एक ही सवाल आएगा। ठीक है, 2 सवाल नहीं आएंगे। खैर, तो देखिए पहला सवाल क्या है? ए पर्सन क्लैम्ड हिज हैंड नियर अ मीनार एंड हर्ड इको आफ्टर 4 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मीनार फ्रॉम द पर्सन? द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस। तो देखो, अगर ये मीनार्ट की बात कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा मीनार्ट है ये, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये अपने हाथ को क्लैम्प करता है तो ऐसे जाता है और फिर ये लौट के आता है, तो यानी कितना डिस्टेंस चलता है? 2d। तो हम ये बोल देंगे कि 2d अपॉन t इज इक्वल टू v। ठीक है, बिल्कुल इको वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ v कितना दिया हुआ है हमें? 344। तो 344 इज इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन 2, सॉरी 4, तो ये कट गया 2, तो 886। तो कितना आंसर होना चाहिए? 688। तो ये आ गया हमारे पास। बहुत सिंपल सवाल बनते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक सवाल नहीं आएगा इसमें। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक, डन, ओके। अब देखो इसमें हमें क्या करना है। देखिए ये वाला जो सवाल है हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं? द इको ऑफ अ सोनार बीप इज हर्ड 2.5 सेकेंड
लेटर इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज इतना, द आइसबर्ग इज एट द डिस्टेंस, यानी आइसबर्ग से टकराकर वो वापस आई है। तो अगर हम ये बोलें कि ठीक है ये हमारा पानी हो गया, ठीक है ये वाटर है इस तरह से, यहाँ पे हमारा सोनार है और ये हमारा वो आइसबर्ग है, ठीक। तो ये ऐसे गया और ऐसे टकरा कर आ गया, तो क्या बोला था डी चलेगा, ये मान के चलेंगे। तो किसमें कितना चल रहा है 2D, तो सेम फॉर्मूला सेम बेस्ड दिस। तो कितना आंसर है कितना है 1400 इज इक्वल टू ये कितना है 2D नहीं पता, ये कितना दिया हुआ है 2.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 700, तो कितना लिखेंगे इसे 0 दे दो, तो 70 इंटू 25 इज इक्वल टू डी, 0 35 टू 70 70 50 है कहीं पर, तो दिस इज योर आंसर 70 50। क्लियर? ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दी हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दी हायर इज द डैश ऑफ साउंड। तो ये आपको बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, पिच, ठीक है। इसमें कौन कौन दिया है, क्वालिटी शेप पे डिपेंड करती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, पिच फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो विच वन इज द राइट आंसर इज हियर, तो आंसर इज पिच। तो आपका जो पिच होगा वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, इसमें आंसर पिच होगा। कह रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर। देखो एट अ गिवन टेम्परेचर यानी सबके लिए एक जैसा ही टेम्परेचर लेगा, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट होगी। क्लियर? अच्छा, अगर स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है एट अ सेम टेम्परेचर, तो फिर सही। तो अगर सेम टेम्परेचर बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या होती है, सबसे तेज होगी। तो इसमें क्या आंसर करेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से। तो हमारा इसमें आंसर होगा इन एल्यूमिनियम। किसमें आंसर करेंगे, इन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में सबसे तेज होता है, यानी हमने क्या पढ़ा था, तो स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो सॉलिड लिक्विड गैस, फिर कौन आता है, वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम में तो चलेगी ही नहीं, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि वहां मीडियम पार्टिकल ही नहीं होंगे जो एनर्जी को कैरी करेंगे, यानी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो विच वन इज राइट आंसर इज हियर, तो दिस इज योर राइट आंसर इन एल्यूमिनियम ओनली, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर पूछ लेगा तो यू कैन टेक इन दिस वे। चलिए आगे बढ़े, ओके। चलिए, तो क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए इसमें करेक्ट की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। सही, डिपेंड करता है इस पर।
सिर्फ इसी पे डिपेंड करे ज़रूरी नहीं है, मीडियम के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यहाँ पे टिक नहीं कर रहे हो ना तुम आंसर समझने लगोगे, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन ओनली पे थोड़ा दिक्कत आएगा। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये बात भी सही है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द मीडियम ओनली, तो ये भी है, यानी इन तीनों पर ही क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी शो कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, बी। इट इज डिपेंड ऑन ऑल दी फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंसी अपनी शो करता है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन हीलियम देन इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एवरेज डेंसिटी जो होती है वो एयर की क्या होगी, थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द हीलियम। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, विच इज ट्रू, तो हीलियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एयर, ठीक है। दूसरी बात, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन सी वाटर देन इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सी वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी बहुत रहती है, इसलिए थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाएगा एज कंपेयर टू द वाटर। नेक्स्ट ये कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन हाइड्रोजन देन इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है क्योंकि हाइड्रोजन लाइट होता है, तो आपका जो गैस मॉलिक्यूल है वो बहुत तेज मूव कर जाएगा। तो विच वन इज करेक्ट, तो स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन सी वाटर देन इन स्टील, ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, साउंड एंड लाइट, यहां पे लाइट होगा, लाइट नीड मीडियम टू ट्रेवल, ओनली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, ओनली लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, नाइदर साउंड। तो साउंड को तो जरूरत पड़ती है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो लाइट होता है वो एक ईएम वेव है, और ईएम वेव जो होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव होती है, उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ओनली साउंड इज रिक्वायर्ड फॉर द, ओनली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। करिए इसको जल्दी से, ये 2-3 सवाल और हैं, इनको और कर लेते हैं, बनाइए जल्दी से। चलिए देखिए इसमें, समटाइम्स वी फाइंड डॉग्स चेजिंग मोटरसाइकिल एंड वी यूजुअली डू नॉट, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करते, एंड वी यूजुअली डू नॉट अकाउंट फॉर इट, यानी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो भाग क्यों रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है
द रीजन फॉर दिस इज, रीजंस बोल रहा है, ठीक है। तुम्हें इसमें से कोई एक आंसर टिक करना है। पहला बोल रहा है डॉग्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलर ऑफ द मोटरसाइकिल, ऐसा कोई मतलब नहीं, ठीक है। कलर देख के भागे ऐसा कोई रीजन नहीं, सॉरी। डॉग्स आर अट्रैक्टेड बाय द लाइट फॉल्स दैट फॉल्स ऑन देम, तो ये भी कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि लाइट अगर उसके ऊपर गिर रही है तो वो भागने लगेगा, इट इज नॉट सो श्योर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डॉग्स आर अट्रैक्टेड, ओके, दे लिसन टू द साउंड विच वी डू नॉट, यानी वो साउंड, जाहिर सी बात ही हमने पढ़ाई है, इट विल लिसन द साउंड ऑफ द अल्ट्रासाउंड को ये सुन लेता है। इसका मतलब ये बात सही है कि वो ऐसे साउंड सुन रहा होगा जो अदर साउंड पैदा कर रहे होंगे, जो आपकी ऑडिबल रेंज से आउट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दे हैव टेंडेंसी टू चेज, नहीं, इसकी कोई आदत नहीं है कि हमेशा कार के पीछे ही भागेगा। तो व्हाट इज द आंसर, ये वो आवाजें सुनता है जो हम नहीं सुन पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉर अ वेव मोशन विद वेवलेंथ एल, अच्छा वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गई, वेवलेंथ यानी लैम्डा को किससे रिप्लेस कर लिया है, एल से, ओके। फ्रीक्वेंसी एफ ई है हमारे पास, और टाइम पीरियड दिया है, नहीं, द वेलोसिटी ऑफ इतना, हाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वेलोसिटी v, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो हम ज्यादा सीधा लिखते हैं, f को दे रखा है उसने, तो f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो देखो कौन कौन सा आंसर सही हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब ये ए सी डी बचा, तो वेलोसिटी है ना, दूसरा क्या दे रखा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, यस दिस इज करेक्ट। v इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू एफ, यानी l इंटू एफ, है कहीं पर ऐसा l इंटू एफ, तो a इज द राइट आंसर। चलिए अब क्या कह रहे हैं, द टाइम पीरियड t ऑफ द टाइम पीरियड t ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ l एंड मास m इज गिवन बाय, तो देखो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, अभी पढ़ाई था हम लोगों ने 2π√L/g, ठीक है। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो आपका इसमें C इज द राइट आंसर, यानी वो पेंडुलम के मास से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए। चलिए डन। चलिए क्लास क्वेश्चन और बचाएं, सेव कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आप लोगों के, इसलिए थोड़ा सा सही से आप लोगों को पढ़ना होगा। चलिए देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। द वेलोसिटी ऑफ ए फास्टेस्ट मूविंग कार इज लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओब्वियसली बात है कि आपकी जो कार की रफ्तार होती है वो कभी भी आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्पीड की साउंड क्या होती है 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपकी जितनी भी फास्टेस्ट कार होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी स्पीड ऑफ साउंड से कम ही चलती हैं, वरना क्या करेंगी, सोनिक बूम पैदा करेंगी, ठीक है। तो ये बात ट्रू हो गई, ओके। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर नहीं, वेरी, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। कैसे पता चलता है, अगर कभी भी आप देखें थंडर स्टॉर्मिंग, ठीक है, स्काई में अगर हो रही है आपके थंडर स्टॉर्मिंग, तो थंडर स्टॉर्मिंग में आप लोग ये देखते हैं कि आपको फ्लैश
जो आपका फ्लैश होता है वो पहले दिखाई देता है, उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है, इट विल ट्रेवल स्लोअर एज कंपेयर टू योर लाइट। या आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, लाइव, ठीक है, तो क्या दिखाई देता है आपको, आप खुद मैदान में खड़े हुए हैं, तो आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या देखते हैं आप लोग कि आपका जो बॉल है जब वो बैट से स्ट्राइक करता है तो आपका जो रिफ्लेक्शन है, यानी बॉल जाती हुई पहले दिखाई दे जाएगी, उसके बाद तुम्हें साउंड सुनाई देगा, यानी बॉल टकराया है। तो इसका मतलब भी क्या है, साउंड ट्रेवल स्लोअर एज कंपेयर टू द लाइट। क्लियर है बात? ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फिर कह रहा है वी डू नॉट हियर इको इन रूम स्मॉलर देन 17 मीटर। ये बात सही है, कम से कम कितनी चाहिए हमें, 17.2 मीटर हमें चाहिए ही चाहिए, उससे कम पे हमें इको सुनाई नहीं देता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। तो विच वन इज करेक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही होंगे। क्लियर है, बनाओ इसको। हो गया, चलिए तो अब थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप लोग 11th के जो भी हैं, ठीक है। तो इतना हार्ड क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, ठीक। चलिए आइए करते हैं, देखिए देखिए एक सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल करते हैं हम लोग इसमें। देखिए क्या है क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन एयर इज ऑफ द ऑर्डर। तो देखो अल्ट्रासोनिक जो होती है वो क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज। हम ये मान लेते हैं कि अल्ट्रा पूछ रहा है तो 20 किलो हर्ट्ज होगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी हम कितना मान लें, 20 इंटू 10⁻3, ओके। तो स्पीड कितनी है, तो हम मान लेते हैं चलो 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ। तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई, तो फिर 344 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ तो अगर हम इसको करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा, तो किस ऑर्डर में आ रहा है, तो 10⁻³ में आ रहा है। तो कौन सा आंसर करेंगे हम लोग, अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट जो हम आंसर करेंगे, हम ऑर्डर की बात करें तो 10⁻³ ऑर्डर में, तो ये वाला आंसर हम लोग इसको टेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में है तो ये हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, तो क्या कह रहा है, इज ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो होगी नहीं, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी आएगी, ठीक है। 5 हर्ट्ज है तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। इज इनऑडिबल, यस। कैसी है ये, इनऑडिबल है, इसको आप सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर लाई करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बोट एट एन एंकर इज रॉक्ड बाई क्रस्ट are 100 meter apart and whose speed is 25
मीटर पर सेकेंड। देखो समझना इसको क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ए बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय क्रस्ट आर 100 मीटर अपार्ट एंड हुज स्पीड इज इतना, द वेव्स रीच द बोट वंस एवरी, यानी एक तरह से टाइम पीरियड बताना है हमें। तो कितना दूर है वो? 100 मीटर अपार्ट है। तो दिस इज व्हाट? वेवलेंथ। क्या है ये? हमारा वेवलेंथ है। तो ये जो हमारा वेवलेंथ है, तो हम ये निकाल सकते हैं वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, इतना डिस्टेंस चलने में वो कितना टाइम ले रहा है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये भी हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड सीधा निकाल सकते हैं। तो हम v इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू 1/t। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेंगे, टाइम ही हमें चाहिए। तो हम कितना लिखेंगे इसको? 25। ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू 1/t, यानी t इज इक्वल टू 100/25। यानी कितना देर लेगा? सिर्फ 4 सेकेंड में वो टकराएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए वेव कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है? 2.5 सेकेंड में वो कितने कर रहा है? 20। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो कितना करेगा? 20/2.5। तो कितना आ जाएगा? 200 बाई दिस। तो ये हो गया 8। कितना आ रहा है? 8। तो विच वन इज द राइट आंसर? इज योर 8 हर्ट्ज। कैसी है? इनऑडिबल। कैसी साउंड है? इनऑडिबल। बनाओ इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन और दे रखा है आपको। The distance between crust and consecutive trough is L. What is the wavelength of wave? A L, B 2L, C L/2, D 3/2L। बताइए इसको। तो क्या करेंगे हम लोग? क्रस्ट और ट्रफ की बात कर रहा है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ की बात करें तो ये इस तरह से बनता है, ये रहता है। तो ये अगर क्रस्ट है तो ये उसका ट्रफ हो गया। तो कह रहा है इन दोनों के बीच, तो यहाँ से यहाँ तक ये एल है। तो ये एल जो है वो कितना होता है? λ/2। कितना होता है λ/2? तो लैम्डा इज व्हाट? 2L। तो विच वन इज राइट आंसर? बी इज द करेक्ट। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। चलिए देखो एक और सवाल कर लेते हैं। The product of frequency and time period of a wave is, A आपका ऑप्शन है इसमें इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है आपके पास मोर देन यूनिटी बट लेस देन इंफिनिटी। मोर देन यूनिटी
बट लेस देन इन्फिनिटी, ठीक, और डी है यूनिटी। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सवाल है ये। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन लिख लो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो क्या आ जाएगा f इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो विच वन इज करेक्ट, ओनली यूनिटी। ठीक है, तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट योर साउंड। ठीक है, तो 9th का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, अब आप लोगों का 10th का सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके।